गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री मैनिया में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार सोनी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सॉलिड जो है उसकी दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, पहली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को पूरा डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर कंडक्टिविटी के बेसिस पे जो सॉलिड हैं उनको तीन क्लास में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है इंसुलेटर। ठीक है, तो ये डिटेल में हमने बात कर ली थी। कंडक्टर की कंडक्टिविटी 10⁻⁴ से 10⁻⁷, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 10⁻⁻7 से 10⁻⁴ और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है। तो ये हम पिछले वाले लेक्चर में अच्छी तरह बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज के वाले लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉलिड। कौन कौन से हैं? पहला है प्रतिचुंबकीय, पहला है प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक, दूसरा है अनुचुंबकीय, पैरा मैग्नेटिक, तीसरा है लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, पांचवा है लघु लोह चुंबकीय, फेरी मैग्नेटिक, और लास्ट एंड फाइनल प्रति लोह चुंबकीय, जिसे हम बोलते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रति चुंबकीय जिसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक तो प्रति चुंबकीय, चुंबक से प्रति मतलब रिपेल करना। तो ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम समझें तो ये कोई चुंबक है जिसके दो ध्रुव हैं N और S। तो चुंबक के N ध्रुव से S ध्रुव की ओर कुछ रेखाएं निकलती हैं और उन रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। ये जो रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और जहां तक ये चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं वहां तक एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आगे बात समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, तो N और S की बीच में क्या के लिए चुंबकीय बल लिखा है। अब सपोज मैंने यहाँ पे कोई कंपाउंड दे डी फॉर डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। तो जैसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं,
ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होती हैं। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा मतलब वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से दूर भगाती हैं। अपने से दूर भगाएंगी तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक, समझ रहे हो बात। तो ऐसे पदार्थ जिनमें या जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अब इसका रीजन क्या है? इनमें ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं। फॉर एग्जांपल किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? इनमें सारे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित। और युग्मित इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू एम इज इक्वल टू म्यू ओ प्लस म्यू एस, ये मैग्नेटिक मोमेंटम है। मैग्नेटिक मोमेंटम चुंबकीय आघूर्ण म्यू ओ, म्यू है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन की किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके कारण से, और एस स्पिन चक्रण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण आता है, ठीक है। तो म्यू ओ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, और म्यू एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और म्यू एम जो है वो है मैग्नेटिक मोमेंटम। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण से हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर स्पिन क्वांटम नंबर देखें तो प्लस का हाफ होता है, ये क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस की वैल्यू माइनस के हाफ। तो इसका जो भी मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो दूसरे कंपाउंड के या दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है? अलग अलग है। तो दोनों के कारण से जो मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट हो रहा है वो एक दूसरे को क्या करें? कैंसिल कर देंगे। तो मेन रीजन जो है इनका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंटम चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू 0 होता है। और म्यू निकालने का कैसे निकालते हैं? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बी एम, बोहर मैग्नेटॉन, और एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, समझ आई बात। तो यहाँ पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे यौगिक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है जिसके कारण से उनका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? 0। तो ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से दूर भगाते हैं, ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय जो यौगिक है, कंपाउंड है, डायमैग्नेटिक कंपाउंड, उनमें मेन जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो कितना होता है? 0 होता है। और 0 इसलिए होता है क्योंकि इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल Zn+2, एग्जाम्पल एग्जाम्पल Zn+2 TiO2 Ti+4 ZnO Mg+2 etc.
ये सारे के सारे जो कंपाउंड है वो कैसे होंगे, प्रति चुंबकीय। सेकंड, दूसरा अनुचुंबकीय। अणु मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, चुंबक के अनुसार, पैरा मैग्नेटिक। तो अनुचुंबकीय क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। तो इनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये उसकी ओर क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा, द कंपाउंड्स which attract towards external magnetic field are called as पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मींस इनका मैग्नेटिक मोमेंटम बोल दो, या स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंटम बोल दो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, √n/n+2 Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन या बार मैग्नेट। n इज नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे Cu+2, CuO, CuCl2, VO, Fe+3 एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें Zn+2 की बात करें तो Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन 3d10, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बात सुनिए, लेकिन Cu+2 की बात करें तो Cu+2 का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 3d9, d में कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखने पर ये उससे स्ट्रांगली क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा इसका, म्यू इज इक्वल टू √1 × 1+2, 2 and 1 3, 3 1 जा 3, तो म्यू इज इक्वल टू √3 या 1.73 Bm। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कैलकुलेट स्पिन only magnetic momentum of Fe+3 ion। ठीक है, तो Fe+3 आयन, सबसे पहले हम बात करें Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, 3d6 4s2, ये इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। +3 का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, -3 इलेक्ट्रॉन। जब Fe में से
आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बन के आएगा Fe+3। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे S के और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा D का। तो कॉन्फ़िगरेशन 3d5। D में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 5 आ रही है। n की वैल्यू आई, ध्यान रहे कि जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे कंपाउंड में, मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू उतनी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? ज़्यादा ही हो जाएगी। तो म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 × 5 + 2 कितना हो गया आपका? म्यू इज इक्वल्स टू 5 × 7 7 5 से 35 अंडर रूट लेंगे तो 5.7 या 85 के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, तीसरा टाइप, जिसका मतलब है फेरोमैग्नेटिक। थर्ड फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो क्या होगा कि द कंपाउंड्स which strongly attract towards external magnetic field and they have stable magnetic momentum। क्या? they have stable magnetism are called as फेरोमैग्नेटिक। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये उससे स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसमें और पैरामैग्नेटिक में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे ही यहाँ पे पैरामैग्नेटिक की बात करें, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाते ही इनका मैग्नेटिज्म जीरो हो जाता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं तो भी इनका मैग्नेटिज्म जीरो नहीं होता। मतलब इनमें स्टेबल मैग्नेटिज्म होता है, खुद का मैग्नेटिज्म पाया जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट कैसा होगा इनमें? इस प्रकार से अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, एग्जाम्पल आयरन, क्रोमियम, निकल एंड CrO2। और CrO2 से बनती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप बनती है जिससे गाने वगैरह, मूवीज वगैरह रिकॉर्ड की जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये है आपका फेरोमैग्नेटिक, जिसमें स्टेबल मैग्नेटिज्म पाया जाता है। इसमें मैग्नेटिज्म स्टेबल नहीं होता, इनका खुद का कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता। लेकिन अगर आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसकी बात करें तो इनमें ना खुद का मैग्नेटिज्म होता है और ना ही ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसकी ओर अट्रैक्ट हो पाते हैं। चौथा जो आता है आपका, चलिए पहले इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट चौथा लघु लोह चुंबकीय, फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक में भी क्या होगा, यहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अब फेरी मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है
कि जो फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड है वहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आने के कारण से जो नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो फेरोमैग्नेटिक से कम आ जाएगा। तो म्यू फेरोमैग्नेटिक ग्रेटर देन म्यू फेरी मैग्नेटिक। आगे बात समझे। तो जो लघु लोह चुंबकीय है तो इन कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंटम लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड से कम होता है। कम इसलिए क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है, स्पिन है, वो बाकी इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसके कारण से ये क्या करेंगे, कुछ जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मैग्नेटिक मोमेंटम को कैंसिल कर देंगे। तो नेट जो मैग्नेटिक मोमेंटम निकल के आएगा फेरी का, वो फेरो से कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हेमेटाइट, सॉरी मैग्नेटाइट, Fe3O4, ठीक है, Zn Fe3O4, Mg Fe3O4 एक्सेट्रा। ठीक है, देख लीजिए। लास्ट आता है आपका एंटी फेरो। तो एंटी फेरो मैग्नेटिक कंपाउंड की अगर बात करें, एंटी फेरो मैग्नेटिक, जिसको आप बोलते हो प्रति लोह चुंबकीय, तो सिर्फ यहाँ पे वही बात होगी कि यहाँ पे भी एंटी फेरो मैग्नेटिक कंपाउंड में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मीन्स इनका मैग्नेटिज्म आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे क्लॉकवाइज में, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी। कहने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो भी मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंटम को क्या करता है, कैंसिल। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं आपके। समझ गए बात? तो इनका जो मैग्नेटिज्म होगा म्यू एंटी फेरो, वो म्यू फेरी से भी क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, एंटी फेरो मैग्नेटिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल MnO, Mn2, MnO2, Mn2 या Mn3O4, Fe2O3 एक्सेट्रा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो सॉलिड है उनको जनरली 5 क्लास में कैटेगराइज किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो 3 है। पहला डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, किस किस का, Cu+1, Mn+2, Sc+3, Ti+3 या Ti+2, Ni+2, CO+2 एंड Fe+2। ठीक है, इनका निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए Cu+1, तो Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0। तो म्यू कितना होगा आपका, √0 × 0+2 = 0। इट मीन्स ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक प्रति चुंबकीय। और देखें Mn+2,
Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन 3d5, तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो म्यू कितना हो जाएगा इसका √5 × 5 + 2 √35 Bn। तो ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और देखिए Sc+3, तो इसका होता है 3d0, n की वैल्यू 0, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी होगी 0 ही होगी, तो ये भी डायामैग्नेटिक। देन Ti+2, यहाँ पे 3d2 2 म्यू = √2 × 2 + 2 4 4 2 8 √8 Bn। ये भी कैसा होगा पैरामैग्नेटिक ही होगा। उसके बाद में Ni+2, Ni+2 का 3d8, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, म्यू = √2 × 3 + 2, सॉरी 3 × 3 + 2, तो कितना हो गया 5 3 15 √15 Bn। तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा। उसके बाद में CO+2, तो 3d7, यहाँ पे CO+2 का निकालें तो 3d7 7 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होंगे 1 2 3 4 5 6 and 7। n की वैल्यू कितनी आ रही है सेम, यहाँ पे कितनी आ रही है, सॉरी निकल वाले में थोड़ा गलती कर दिया, निकल वाले में 8 2 आ जाएगा, निकल वाले में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो कितना आएगा 2 × 2 + 2 = √8। यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ रही है, तो म्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 × 3 + 2 कितना हो जाएगा √15 Bn। तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल Fe+2, तो 3d6, मतलब n की वैल्यू 4, तो म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, म्यू की वैल्यू रहेगी आपके पास 4 × 4 + 2 6 4 24 √24 Bn। मतलब ये भी कंपाउंड कैसा होगा पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जिन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कंपाउंड कैसे होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिनमें नहीं है वो डायमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक की अगर बात करें तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो और खुद का स्टेबल मैग्नेटिज्म भी हो उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। आयरन, क्रोमियम, निकल और Cr2। ठीक है, सॉरी आयरन, कोबाल्ट, निकल और Cr2। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है आपको कि मान लीजिए बोल दिया आपसे कि a compound has spin only magnetic momentum is 5.85 Bn. Calculate number of unpaired इलेक्ट्रॉन। तो म्यू कितना होता है √n × n+2 Bn। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.85 = √n × n+2 निकालना है। तो अंडर रूट हटाना लेंगे इसका स्क्वायर, 5.85 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आएगा 35 = n पर से मल्टीप्लाई n² + 2n। तो एक इक्वेशन बन जाएगी क्या n² + 2n - 35 = 0। ठीक है, इसके फैक्टर्स करेंगे तो n² + 7n - 5n - 35
इज इक्वल टू 0, तो कॉमन लिया n प्लस 7 माइनस 5 n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो n प्लस 7 और n माइनस 5 आ गई। अब देखिए n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस वैल्यू हो नहीं सकती। दूसरा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू प्लस 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5 हो जाएगा। कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो दोनों वीडियो में हमने बात की कि सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और उसके अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड। तब तक के लिए थैंक यू।